अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। क्या कहता है ये? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि कोई भी हम धनात्मक विषम संख्या ले तो हमारा इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी सवाल होता है उससे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है, इस तरह का है। तो आप लोगों ने उदाहरण में कुछ सवाल देखा होगा, उस पे कुछ ऐसा होगा 6q+1, 3q+1, 3q+2, इस तरह का कुछ होगा। तो यहाँ पे जितना होगा, जैसे यहाँ पे 6 है तो हमें b मानना है, ठीक है। हमें दो संख्या लेना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, तो हमें दो संख्या लेना पड़ता है, a और b। तो a तो आपका ये वाला संख्या होता है जो दिया हुआ रहता है, ठीक है, इसको हम लेते हैं। और जो b होता है वो किस तरह से लेना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जहाँ पे 3 रहा तो आपको b 3 लेना है सवाल में, अगर 3 दिया हुआ रहे। यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो b यहाँ पे 6 लेना है। उसी तरह से आप लोगों को 7q+1, 7q+2, इस तरह का भी सवाल रह सकता है। तो उस सवाल में आप लोगों को b जो है वो 7 लेना है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि b क्या लेना है। तो इस तरह का आप सारा सवाल कर सकते हो। उसके बाद सारा एक ही तरह से बनता है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि हमारे पास दो धनात्मक संख्या है, माना कोई धनात्मक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम धनात्मक पूर्णांक के लिए लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b कितना लेना है। यहाँ पे सवाल में 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसीलिए b यहाँ पे हम 6 लेंगे, ठीक है। ये एक चीज हो गया हमारा। अब हमें a कैसा लेना है, a यहाँ पे जैसा दिया हुआ रहेगा 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो a हमें लेना है 6q+r, इस टाइप का, ठीक है। अगर सवाल में दिया हुआ रहेगा 3q+1, 3q+1, 3q+2, इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो a हमें लेना है 3q+r, ऐसा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसीलिए हम यहाँ पे a 6q+r लेंगे। बस इतने बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपका सारा सवाल एक ही जैसा बनेगा। इसको आगे करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हमने दो संख्या लिया a और b, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q+r, ठीक है। देखा मैंने आप लोगों को कहा था इसी तरह क्या आएगा। तो b तो हमारा 6 है, a हमने कोई संख्या लिया वो 6q+r होगा, ठीक है। अब r की मान कहां से कहां तक जाती है, या ये तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3,
4 और 5, ठीक है, क्योंकि r का मान हमारा 0 है, 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा और 6 से कम होगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 6 नहीं होगा। तो हमारे पास a का मान क्या क्या हो सकता है, अब यहाँ पे इसीलिए a बराबर कितना हो सकता है, a बराबर हमारा या तो 6q हो सकता है या 6q प्लस 1 हो सकता है, ठीक है, इसी को लिख रहे हैं खोल के। तो a हमारा 6q जब r बराबर 0 होगा, a बराबर हमारा होगा 6q प्लस 1 जब r बराबर 1 होगा, उसके बाद या 6q प्लस 2 जब r बराबर 2 होगा, उसी तरह से या 6q प्लस 3 होगा जब r बराबर 3 होगा, या 6q प्लस 4 होगा जब r बराबर 4 होगा, या 6q प्लस 5 होगा, ठीक है, जब r बराबर 5 होगा। तो इतना हमारा हो सकता है ये का मान। अब इसमें से ये देखना है कि विषम कौन है और सम कौन है, हमें दिखाना है कि विषम संख्या किस तरह का होगा, इस तरह का 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5। तो सम और विषम में क्या अंतर होता है, जो भी संख्या को हम दो से विभाजित होता है, जो भी हमारा संख्या वो सम होता है, और जो 2 से विभाजित ना हो पाए वो विषम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं, जो ये 6q प्लस 2 है ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 6q प्लस 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 6q प्लस 3 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा क्यों, इसको आप लिख सकते हैं, जब a हमारा 6q हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3q, ठीक है। अब 3q हमारा पूर्णांक होगा, क्यों, क्योंकि q हमारा पूर्णांक है, ये हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मिलता है, q हमारा पूर्णांक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा, इसको इस टाइप का हम लिख सकते हैं 2k1, ठीक है, जहां k1 हमारा पूर्णांक होगा, क्यों, क्योंकि हमारा q पूर्णांक है, ठीक है। उसी तरह से जब a हमारा 6q प्लस 2 हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, दोनों में 2 है तो ये 2 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3q बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2k2, ठीक है, 2k1 2k2, ठीक है। अब यहाँ पे k2 आपका क्या हो जाएगा, ये भी पूर्णांक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि q हमारा पूर्णांक है। अब यहाँ पे q पूर्णांक है और 3 पूर्णांक है, तो कोई भी दो पूर्णांक का ना दो भी कोई भी दो पूर्णांक को गुना कीजिएगा तो वो भी पूर्णांक होता है, और उसके बाद उसको एक जोड़ेंगे उसमें तो वो भी पूर्णांक होगा, क्योंकि q भी हमारा पूर्णांक है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जब a हमारा 6q प्लस 4 हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 3q जोड़ यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2k3। अब यहाँ पे k3 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी पूर्णांक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 हमारा पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और 2 पूर्णांक का गुना पूर्णांक होता है और उसको 2 से जोड़ेंगे तो वो भी पूर्णांक होगा, k हमारा पूर्णांक है क्योंकि q पूर्णांक है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, अब ये 2k1 2k1 2k2
2 के 3 ये सब हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक के साथ 2 गुना हुआ है। ठीक है, तो बचा क्या? एक तो हमारा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 बचा। तो यहाँ पे 6 क्यूब जोड़ 1, ये आपको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब ये हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये जो पूरा संख्या है ये हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जहां इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 S1 लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, जहां पे S1 हमारा S1 हमारा पूर्णांक होगा। क्यों? सेम, क्योंकि हमारा क्यू पूर्णांक है। जहां पे ऐसा, यहाँ पे जो चीज हमने जिस आधार पे माना था कि K1 हमारा पूर्णांक होगा, K2 हमारा पूर्णांक होगा और K3 हमारा पूर्णांक होगा, उसी तरह से S1 भी हमारा पूर्णांक होगा। ठीक है, उसी तरह से 6 क्यूब प्लस 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6 2, यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 2S2 प्लस 1। ठीक है, इसका मान हमने माना S2। अब S2 हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। S2 हमारा पूर्णांक है। ठीक है, अब बचा गया 6 क्यूब प्लस 5। 6 क्यूब प्लस 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में 2 है, तो यहाँ पे 3 क्यूब बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2S3 प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा, जहाँ पे S3 हमारा क्या है? S3 हमारा क्या है? ये पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, अब यहाँ से आसानी से देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो 6 क्यू प्लस 2 था, 6 क्यू था, ये हमारा 2 के गुणन 2 से गुना करके एक संख्या आया है जो हमारा पूर्णांक है, तो ये 2 से विभाजित होगा। उसी तरह से ये भी हमारा 2 से विभाजित होगा और ये भी हमारा 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 संख्या मिले, 6 क्यू प्लस 1, ये हमारा 2S1 प्लस 1, तो ये सम संख्या है, उसमें 1 जोड़ दिया तो ये विषम संख्या हो जाएगा। फिर इसको हमने कैसा लिखा? 6 क्यू प्लस 3 को 2S2 प्लस 1, तो ये हमारा सम संख्या होगा, उसमें एक जुड़ गया तो ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी हमारा 6 क्यू प्लस 5 कितना हुआ? 2S3 प्लस 1। तो इसको इस तरह से लिख लिए, तो यहाँ पे ये हमारा सम संख्या हो गया, उसमें एक जुड़ा तो ये भी विषम संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार। अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सा सम संख्या है, कौन कौन सा विषम संख्या है। इस प्रकार 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 सभी 2K प्लस 1 के रूप में हैं। ठीक है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 सभी जो चीज अभी हमने बताया उसी को लिख रहे हैं, 2K प्लस 1 के रूप में है, के रूप में है। ठीक है, जहां K हमारा पूर्णांक है, जहां K एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इस तरह से तीनों संख्या को हमने लिख दिया है इस रूप में। तो अब ये तो सम हो गया और एक इसमें जुड़ा तो ये विषम हो गया, तो ये तीनों संख्या हमारा विषम होगा। ठीक है, इसलिए अब ये जो है ये 2 से विभाजित होगा और उसमें एक जुड़ेगा, तो ये पूरा संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसी चीज को लिखते हैं
इसीलिए 6q जोड़ 1 6q जोड़ 3 6q जोड़ 5 सभी 2 से विभाजित नहीं है, सभी 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं। ठीक है, और इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये रूप का होता है। तो ये आपका खत्म हो गया इसका उत्तर। अब करते हैं सवाल 3। इसमें क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसका सवाल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारे पास 616 आर्मी के सदस्य हैं, ठीक है, और एक बैंड है उसमें 32 सदस्य हैं। तो सवाल में क्या पूछना चाह रहा है कि हमें स्तंभ बनाने हैं ऐसे करके, जैसे आगे में तो आर्मी बैंड होगा, तो आर्मी बैंड में 32 लोग हैं, तो वो 32 लोग आपस में बढ़ जाएंगे, तो इनको एक स्तंभ बनाना है ऐसे करके। ये स्तंभ में कितने लोग हैं पता नहीं, ठीक है, ऐसे करके ये यही हमें ज्ञात करना है कि कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके स्तंभ बनेंगे, इनको भाग देके। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 आर्मी वाले बैंड होंगे, यहाँ पे 2 आर्मी बैंड होंगे, उनके पीछे ये 16 आर्मी के लोग इनके पीछे खड़े होंगे। इस तरह का भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 पहले आर्मी बैंड के लोग हों, ऐसे 3-3-3-3, उसके पीछे ये 616 आर्मी के जो लोग हैं वो इनके पीछे खड़े हों। तो इस तरह के ये कितने स्तंभ बनेंगे कि दोनों समूह में बराबर स्तंभ बन सके, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि 4 स्तंभ बन गए, यहाँ पे 4 में अगर बांट दिया जाए 32 लोगों को, सबसे आगे में तो आर्मी बैंड के लोग होंगे, तो कितने कितने लोग होंगे, 8-8 लोग होंगे, 8-8 लोग होंगे। ठीक है, क्योंकि 8 चूंकि 32 होता है। उसके पीछे अब इनको बांट के खड़ा करना है, इसमें जितने लोग होंगे ये खड़े हो जाएंगे। यही पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे आएगा, अगर हम दोनों का HCF ज्ञात कर लेंगे तो दोनों में जो अधिकतम लोग आ सकते हैं एक स्तंभ में वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम सवाल का उत्तर करते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिलेगा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें HCF से प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी चीज को लिखते हैं। उत्तर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF, दोनों की HCF 616 और 32 के HCF से प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं और हम देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो
इसमें कौन सा बड़ा है, जैसे करते हैं उसी को लिखते हैं। 616 हमारा 32 से बड़ा है, इसीलिए हम सी लेंगे 616 को और डी लेंगे 32 को। अब इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रीमिय का लगाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 616 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 गुना, तो इसको सीधे सीधे लिख देते हैं। 616 बराबर 32 गुना कितने बार में आएगा, ये आप 19 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 8 शेषफल बचेगा, ठीक है। ये आप लोग करके देख लीजिए, मैंने करके देखा हुआ है। गुना करना तो आप लोगों को आता है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको घेरा करना है और देखना है कि हमारा जो शेष फल आया हो 0 आया है कि नहीं। अब शेष हमारा 0 नहीं आया तो हम आगे बढ़ेंगे और C2 लेंगे हम इस संख्या को और D2 लेंगे हम इस संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर से C2 यहाँ पे होगा बराबर D2 हमारा 8 है, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। अब यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा, तो ये जो संख्या है ये हमारा HCF देगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार 616 और 32 का HCF 8 है, ठीक है। ये खत्म हो गया आप लोगों का, इसलिए वे 8 के स्तंभ में मार्च कर सकते हैं, इसलिए वे 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया आप लोगों का।